हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 24। इससे पहले सिलेक्शन बैच 23 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियो ना देखी हो चैनल पर जाके देख ली। इस सिलेक्शन बैच में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो था, हु डिफाइंड पोएट्री एज मीडियम ऑफ इमिटेशन। कौन डिफाइन करता है पोएट्री को मीडियम ऑफ इमिटेशन के रूप में? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल डिफाइंड पोएट्री एज मीडियम ऑफ इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 461। द होस्ट इन द कंटेम्परेरी टेल्स इज नेम्ड। कंटेम्परेरी टेल्स में जो होस्ट था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए हैरी वैली, ऑप्शन बी हैरी पॉटर, ऑप्शन सी हैरी जोली या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 461 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैरी वैली। कैंटरबरी टेल्स में जो होस्ट है उस होस्ट का नाम हैरी वैली है। हैरी वैली इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन जेफरी चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन नंबर 462। लिम्बिक फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाई। किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था लिम्बिक फॉर्म को? बेन जॉनसन, एडवर्ड लियर, किंग लियर या नन। क्वेश्चन नंबर 462 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड लियर। जो लिम्बिक फॉर्म है ये पॉपुलराइज हुआ था एडवर्ड लियर के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखिए। द लिम्बिक फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड लियर इन हिज फर्स्ट अ बुक ऑफ नॉनसेंस। एडवर्ड लियर की एक बुक है अ बुक ऑफ नॉनसेंस, जो कि 1846 में आई है, 1846 में। इसी में इस टर्म को इसको इन्होंने बताया है, डिफाइन किया है। लिमरिक इज अ 5 लाइन पोएम। लिमरिक एक 5 लाइन की पोएम है जिस ए इट हैज अ सिंगल स्टैंजा एंड एन ए बी बी ए राइम स्कीम। लिमरिक 5 लाइन की पोएम है, उसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए है। लिमरिक आर ऑफन ह्यूमरस एंड आर समटाइम्स कंसिडर्ड नॉनसेंस वर्स। राइम स्कीम, द फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन राइम्स एंड द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। मतलब फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन्स राइम होती है और थर्ड और फोर्थ लाइन्स राइम होती है। अब मेन पॉइंट क्या है? एडवर्ड लियर ने इसको पॉपुलराइज किया था अपनी बुक अ बुक ऑफ नॉनसेंस में। 5 लाइन पोएम होती है लिमरिक। राइम स्कीम ए बी बी ए होती है। लिमरिक ह्यूमरस होता है और साथ ही कभी कभी ये कंसीडर किया जाता है नॉनसेंस वर्स के रूप में भी। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन से राइम होती है, यानी पहली, दूसरी और पांचवी, और तीसरी और चौथी लाइन्स राइम्स होती है। क्वेश्चन नंबर 463 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? रोहित said that he would save me from being scolded by father। रोहित कहता है कि वह मुझे बचाएगा फादर के डांटने से। रोहित कहता है कि वह मुझे बचाएगा फादर के डांटने से। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 463 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीइंग स्कोल्डेड इन प्लेस ऑफ बीइंग स्कोल्ड। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम के बाद, फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, इसलिए प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ना कि थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे बीन नहीं होगा, बीइंग हो जाएगा। और स्ट्रक्चर पैसिव में है क्योंकि फादर के द्वारा डाटा गया है, तो इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे स्कोल्ड नहीं स्कोल्डेड हो जाएगा। तो रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर। रोहित कहता है कि वह मुझे बचाएगा फादर के द्वारा डांटने से। क्वेश्चन नंबर 464। एन exaggerated form of drama depict classic one-dimensional characters such as heroes, heroines, and villains dealing with sensational, romantic, and often perilous situations। एक exaggerated form है ड्रामा की जो दर्शाती है क्लासिक वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स को, जैसे
हीरो हीरोइन एंड विलेन। बताती है सेंसेशनल रोमांटिक एंड ऑफन पेरिलस सिचुएशन को भी बताती है। किसकी बात हो रही है? इंटरल्यूड की, हीरोइक ट्रेजिडी की, मेलोड्रामा की या नन की? क्वेश्चन नंबर 464 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा एक फॉर्म है, एक्सएजरेटेड फॉर्म है ड्रामा की। अब मेलोड्रामा ही बताता है, दर्शाता है क्लासिक वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स को, जैसे हीरो हीरोइन और विलेन, और साथ ही साथ बताता है सेंसेशनल रोमांटिक एंड पेरिलस सिचुएशन को। और ज़्यादा इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। द टर्म मेलोड्रामा वॉज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश इन 1784। मेलोड्रामा को इंग्लिश में यूज़ किया था पहली बार 1784 में। कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, और फ्रेंच वर्ड से आया है मेलोड्रामी। द वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड मेलोज मीनिंग मेलोडी और सॉन्ग, द फ्रेंच वर्ड ड्रामी मीनिंग ड्रामा। मतलब मेलोज जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेलोडी या सॉन्ग, और ड्रामी फ्रेंच वर्ड है, मतलब ड्रामा। दो वर्ड से मिलकर बना है मेलोज और ड्रामी। मेलोज का मतलब होता है मेलोडी और सॉन्ग, और ड्रामी यानी ड्रामा। Melodrama is a genre of dramatic composition that originated in France during the late 18th century. It is especially popular in Britain during the Victorian era. मेलोड्रामा है, ये शैली है ड्रामेटिक कंपोजिशन की, ओरिजिनेटेड हुआ है फ्रांस में। मेलोड्रामा कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में। इट वॉज स्पेशली पॉपुलर इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। अब किस एरा में पॉपुलर हुआ था? विक्टोरियन एरा में पॉपुलर हुआ था। तो ये मेन मेन पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेलोड्रामाज आर नोन फॉर देयर सेंसेशनलाइज्ड प्लॉट्स। मतलब इसके जो प्लॉट होते हैं वो बहुत ही सेंसेशनल होते हैं, एक्सैजरेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मेलोड्रामा जाने जाते हैं अपने सेंसेशनलाइज्ड प्लॉट्स के लिए, एक्सैजरेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, और स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं। दे आर हाईली इमोशनल एंड ऑफन हैव अ हैप्पी एंडिंग। मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन इसकी जो एंडिंग रहती है वो हैप्पी रहती है। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहाँ पे भी आप देख लीजिए सेंसेशनल प्लॉट, तो आप मेलोड्रामा ही लगाइए, क्योंकि सनसनीखेज जो प्लॉट होते हैं वो मेलोड्रामा ही में होते हैं। Question number 465. The Kit Kat Club was an English club in London. Early 18th century, early 17th century, early 19th century या none? किस सेंचुरी में थे किट कैट क्लब? क्वेश्चन नंबर 465 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द किट कैट क्लब वॉज एन अर्ली 18th century English club in London. The first meeting was held at tavern in Shire run by innkeeper called Christopher Cat. क्रिस्टोफर कैट के द्वारा फर्स्ट मीटिंग को हेल्ड किया गया था, इसीलिए इसका नाम किटकैट क्लब रख दिया गया, क्रिस्टोफर कैट के नाम पर ही। क्वेश्चन नंबर 466 इज समटाइम्स कॉल्ड द शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन्स बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक राइटिंग स्टाइल। किसको बुलाया जाता है समटाइम्स शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स के रूप में? किसको कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक राइटिंग स्टाइल के कारण, उनकी पोएटिक राइटिंग स्टाइल के कारण उनको शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? जेरेमी टेलर की, सर थॉमस नॉर्थ की, जॉन मिल्टन की या नन की? क्वेश्चन नंबर 466 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरेमी टेलर। जेरेमी टेलर इज समटाइम्स कॉल्ड द शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन्स बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक राइटिंग स्टाइल। उनकी पोएटिक राइटिंग स्टाइल के कारण जेरेमी टेलर को कभी कभी शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, devout prayer to that eternal spirit who can enrich with all utterance and knowledge is a quote by, किसके द्वारा ये कोट कही गई है? कि devout prayer to that eternal spirit who can enrich with all utterance and knowledge, जॉन कीट्स, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन नंबर 467 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन।
जॉन मिल्टन ने कहा है, डिवाउट प्रेयर टू दैट इटर्नल स्पिरिट हु कैन रीच विल ऑल अटरेंस एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 468, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। Although we took all precautions, but we were unable to avoid getting caught in heavy rain. क्वेश्चन नंबर 468 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो के साथ बट का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे बट है वो हट जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ऑल्दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन हैवी रेन। Question number 469 is a literary genre that describes the life of saints and other holy people. एक लिटरेरी जनरी है, लिटरेरी शैली है, डिस्क्राइब करती है संत के जीवन को, और जो अदर होली लोग होते हैं उनके जीवन को यह डिस्क्राइब करती है। किसकी बात हो रही है? बायोग्राफी की, हेजियोग्राफी की, ऑटोबायोग्राफी की। क्वेश्चन नंबर 469 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्ड हेजियोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स दैट मीन्स टू राइट द होली। जो हेजियोग्राफी है ये आया है ग्रीक वर्ड्स जिसका मतलब होता है राइट द होली। हेजियोग्राफिक लिटरेचर इज ऑफन यूज टू डेमोस्ट्रेट दैट द सब्जेक्ट इज अ मोरल एग्जाम्पलर। हेजियोग्राफिक लिटरेचर है, इनका यूज होता है डेमोस्ट्रेट करने के लिए, जो इसका सब्जेक्ट होता है मोरल एग्जाम्पलर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसका यूज होता है। Hagiography, the stylized life of Christian saints, often based much more on pious legends than on fact. हेजियोग्राफी में जो स्टाइल होती है क्रिश्चियन सेंट्स की जीवन को दर्शाया जाता है, और ये बेस होते हैं पायस लेजेंड्स पर, ना कि फैक्ट्स पर। फैक्ट्स की अपेक्षा ये पायस लेजेंड पर बेस होते हैं, और इसमें जो क्रिश्चियन संत होते हैं उनके जीवन को दर्शाया जाता है। Question number 470 is a literary non-fiction work that tells the story of person's life written by that person. एक ये नॉन फिक्शन वर्क है, इसमें पर्सन्स के जीवन की स्टोरी को बताया जाता है और उसी व्यक्ति के द्वारा ये लिखी जाती है। किसकी बात हो रही है? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डिकेडेंस या मेमोयर। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के साथ ही 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी से साथ ही 8 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम जब टीसीटी का पेपर हुआ था 21 में तब। तो क्वेश्चन नंबर 470 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक नॉन फिक्शन वर्क है, इसमें बताया जाता है स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ, पर्सन के जीवन की स्टोरी को बताया जाता है, रिटन बाय दैट पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा इसको लिखा जाता है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑटोबायोग्राफी इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी भी एक बायोग्राफी है, लिखी जाती है स्वयं के द्वारा। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेमोयर, लेकिन ये मेमोयर से डिफरेंट रहती है। फीचर्स देखिए इसके, ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, तो ऑटोबायोग्राफी है फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, और फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो आई, मी या माई यूज करेंगे। They often begin with the author's birth and family history and continue chronologically to the present day. और इसकी जो शुरुआत होती है विद द ऑथर्स के बर्थ के साथ होती है, मतलब ऑथर के जन्म के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, कंटिन्यू रहता है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। ऑटोबायोग्राफी इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, करियर, लाइफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। तो ऑटोबायोग्राफी में इंक्लूड रहता है इंफॉर्मेशन ऑथर्स के एजुकेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में। दे आल्सो इंक्लूड द ऑथर्स पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस अबाउट द इवेंट्स। और इसमें इंक्लूड रहते हैं ऑथर्स के पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट द इवेंट। किसी इवेंट्स को लेकर उनके जो पर्सनल थॉट्स है, फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। Confession by Saint Augustine of Hippo is considered one of the earliest autobiographies.
जो कन्फेशंस है, कन्फेशन बाय सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो, ये कंसीडर किया जाता है फर्स्ट अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है इनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। इट इज़ आल्सो कंसीडर द फर्स्ट क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी। जो कन्फेशन बाय सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो है, इसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी के रूप में। पर्पस देखिए, द पर्पस ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी इज टू पोर्ट्रे द ऑथर्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। तो ऑटोबायोग्राफी का जो पर्पस उद्देश्य होता है, ये पोर्ट्रे करता है ऑथर्स के लाइफ एक्सपीरियंस को और अचीवमेंट्स को। द मेमोयर फ्रॉम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑटोबायोग्राफी। मतलब जो मेमोयर होता है ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद ऑटोबायोग्राफी से, लेकिन ये मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी अलग अलग होती है, लेकिन क्लोजली एसोसिएट होता है मेमोयर ऑटोबायोग्राफी से। मतलब ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर अलग अलग रहता है, एक मत करिएगा। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स आर बाय नेचर सब्जेक्टिव। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स होते हैं, उसका जो नेचर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सम की पॉइंट्स अबाउट ऑटोबायोग्राफीज, उस की पॉइंट देखिए। फर्स्ट पर्सन, ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग आई और मी। ऑटोबायोग्राफी है जो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूजिंग टाइम कनेक्टिव्स। टाइम कनेक्टिव्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी। पर्सनल डिटेल्स, autobiographies include details about the author's life such as their birthplace, education, career, life experience। जो ऑटोबायोग्राफी में पर्सनल डिटेल्स भी इंक्लूड रहती है जो कि ऑथर्स की लाइफ से संबंधित होती है, जैसे कि उनका बर्थ प्लेस है, एजुकेशन है, करियर है, लाइफ एक्सपीरियंस है, ये सब इंक्लूड रहता है ऑटोबायोग्राफी में। Achievements, autobiographies include the author's key achievements and challenges they faced। ऑटोबायोग्राफी में इंक्लूड रहता है ऑथर्स के की अचीवमेंट, जो उनके मेन मेन अचीवमेंट्स है या उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया है, उसको फेस किया है, संघर्ष को, चैलेंजेस को, वो सब मेंशन रहता है ऑटोबायोग्राफी में। नरेटिव स्ट्रक्चर, ऑटोबायोग्राफी हैव ए क्लियर नरेटिव स्ट्रक्चर। तो ऑटोबायोग्राफी का नरेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर होता है। ऑथेंटिसिटी, ऑटोबायोग्राफी शुड बी authentic and have a genuine voice to connect with readers। ऑथेंटिसिटी, ऑटोबायोग्राफी ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन वॉइस में होनी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन, ऑटोबायोग्राफी शुड इंक्लूड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। विविड डिटेल्स, ऑटोबायोग्राफी शुड इंक्लूड विविड डिटेल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 471, एस इवन इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आईज इज अ लाइन फ्रॉम। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? एल एलेग्रो, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, इल पेंसरेसो, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। क्वेश्चन नंबर 471 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। एस इवन इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज, ये लाइन ली गई है, सोनेट की पोएम है, सोनेट नंबर 7। सोनेट नंबर 7 को ही ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 472, पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन फ्रॉम। शेक्सपियर के किस पीरियड को पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में 1595 से 1600, ऑप्शन बी 1590 से 1595, ऑप्शन सी 1600 से 1660 या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 472 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 से 1660 का जो पीरियड है वो पीरियड है ग्लूम और डिप्रेशन का। एक्सप्लेनेशन देखिए, अ पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन फ्रॉम 1600 टू 1660 विच मार्क्स द फुल मैच्योरिटी ऑफ हिज पावर्स। जो ग्लूम और डिप्रेशन का पीरियड है ये 1600 से 1607 का पीरियड ग्लूम और
डिप्रेशन का पीरियड कहलाता है, जो कि मार्क्स करता है फुल मैच्योरिटी ऑफ हिज पावर्स। दिस पीरियड ऑफन रिफर एज द डार्क पीरियड या पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजिडीज इन विलियम शेक्सपियर्स राइटिंग करियर। और ये पीरियड है, इसको रिफर किया जाता है डार्क पीरियड के रूप में या पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजिडीज। Some of the most famous Shakespearean tragedies fall within this time frame, including Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, which explore deep themes of human suffering, betrayal, and moral ambiguity. इस पीरियड को डार्क पीरियड, पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में इनकी ग्रेट ट्रेजिडीज आई थी, जैसे हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, मैकबेथ है। इसलिए इस पीरियड को डार्क पीरियड या पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 473, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स? किसने कॉइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स को? सैमुअल जॉनसन ने, जॉन डन को, मैथ्यू अर्नोल्ड या नन? क्वेश्चन नंबर 473 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में। क्वेश्चन नंबर 474, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 474 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंट यू इन प्लेस ऑफ इजंट इट। क्वेश्चन टैग का एरर है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, निगेटिव तो बना है ठीक है, लेकिन सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वही वर्ब क्वेश्चन टैग में भी यूज होगी। अब सेंटेंस में आर यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी आर होगा। इसका सब्जेक्ट यू है तो इसका सब्जेक्ट भी यू होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन यूज नहीं होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होगा ना कि नाउन। तो यहाँ पे यू तो प्रोनाउन है ही, इसलिए यू का जो क्वेश्चन टैग बनेगा यू ही बनेगा। और यहाँ पे वर्ब आर है इसलिए आर पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आर एंड यू हो जाएगा ना कि इजेंट इट। तो यू आर फाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आर एंड यू। Question number 475. The Cavalier poets were influenced by Robert Browning, Samuel Johnson, Ben Jonson, William Wordsworth. क्वेश्चन नंबर 475 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। Cavalier poets were a group of English poets who opposed the parliamentarians during the English Civil War. She supported King Charles I and later King Charles II. कैवेलियर पोएट्स ये ग्रुप था इंग्लिश पोएट्स का जो विरोध करते थे पार्लियामेंटेरियंस का ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान। कैवेलियर पोएट्स सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट को और बाद में इनने किंग चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैवेलियर पोएट्स किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 476, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी या कंसीडर फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन। ये फिगर ऑफ स्पीच किस पर बेस होती है? रिसेम्बलेंस पर, कंट्रास्ट पर, एसोसिएशन पर या नन पर? क्वेश्चन नंबर 476 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसेम्बलेंस पर। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी आर ऑल कंसीडर फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस। Question number 477. Now we sit through Shakespeare in order to recognize the quotations. राव वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड, पोल पॉटर, किसकी कोटेशन है ये? वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद कर लीजिएगा। जितनी कोटेशंस मैंने पढ़ा दी है कॉपी में नोट करके रखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 477 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, नो वी सेट थ्रो शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 478, कैथरीन वुडकॉक जॉन मिल्टन्स। जो कैथरीन वुडकॉक है जॉन मिल्टन्स की सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है या थर्ड वाइफ है? क्वेश्चन नंबर 478 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड वाइफ। कैथरीन वुडकॉक जॉन मिल्टन्स सेकंड वाइफ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, कैथरीन वुडकॉक को डेडिकेटेड करके एक सोनेट लिखी है, उस सोनेट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 479, फिगर ऑफ स्पीच का है, अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, एपिग्राम, एंटीथेसिस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 479 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिग्राम। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसने भी लास्ट सेशन ना देखा हो जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्या काम करती है। क्वेश्चन नंबर 480 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, बाय द वे विल यू टॉट मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 480 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीच इन प्लेस ऑफ टॉट। कई बार हम बता चुके हैं कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, ना कि थर्ड या सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे बिल मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वर्ब फर्स्ट यूज होगी। बाय द वे विल यू टीच मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्वेश्चन ऑफ द डे, द विक्टोरियन एरा इज ऑफन रिफर टू एज द, मतलब विक्टोरियन एरा को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।